Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. शर्मा. Dear students, आज हिंदी मीडियम में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 14। अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन पढ़ी। एटम्स जो हैं ये कंबाइन क्यों होते हैं, कंबाइंड होने के बाद में ये मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें किस टाइप के केमिकल बॉन्ड होंगे, और फिर इन मॉलिक्यूल्स की, इन अणुओं की जो प्रॉपर्टीज़ है ये डिफरेंट होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज इनमें होंगी, इनको हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने आयनिक बंध का विश्लेषण किया। आयनिक बंध के बाद में हमने आयनिक बंध में लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को काफ़ी डीपली हमने पढ़ा है। हाइड्रेशन एनर्जी के बाद में लैटिस एनर्जी जो हमने पढ़ी है, इसके मीजरमेंट को हमने देखा। मीजरमेंट के बाद लैटिस एनर्जी के यूज हमने देखे। फिर आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, जिनमें हमने कहा था इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सोल्यूबिलिटी। यह एक पॉइंट मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा आपसे, इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है इसके बारे में, इलेक्ट्रोवैलेंसी में वेरिएबिलिटी जो आती है, परिवर्तनशीलता जो होती है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे दोबारा से। और फिर कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन पर हम इस लेसन में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता की हम बात करें तो हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कोई भी एलिमेंट है, इसके आयनिक आबंध बनाने की जो कैपेसिटी है ये क्या कहलाती है, आयनिक आबंध बनाने की क्षमता। आयनिक आबंध बनाने की क्षमता जो होती है ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। हमने कहा ये एलिमेंट जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये संख्या क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी को व्यक्त करेगी, वैद्युत संयोजकता को व्यक्त करेगी। हमने एग्जाम्पल लिया लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 1। ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, लिथियम प्लस आयंस का निर्माण करेगा। इट मीन्स लिथियम की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। तो लिथियम की वैद्युत संयोजकता कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई। वैद्युत संयोजकता कितनी हो गई, 1। हमने आपसे कहा, एग्जाम्पल मैंने लिया Na2O में सोडियम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी बनानी है। हम कहेंगे Na प्लस आयंस का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीजन -2 का फॉर्मेशन करेगा। Na की, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई डियर स्टूडेंट्स 2। क्यों हुई, Na 11 नंबर पे है, 2 8, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, Na प्लस आयन बनाया, Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8। सोडियम जो है कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, 1 का, तो इसकी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हो गई 1। ऑक्सीजन जो है 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन -2 बनाएगा। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए डियर स्टूडेंट्स, 2। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, 2। हमने कहा कुछ एलिमेंट्स जो हैं ये परिवर्तनशील इलेक्ट्रोवैलेंसी दर्शाते हैं, परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता व्यक्त करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसके रीजन हम देखेंगे परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता के। पहली बात,
मेनली जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, कुछ मेटल जो एलिमेंट है ये 1 से ज्यादा वैद्युत संयोजकता दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे और परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता दर्शाएंगे। रिपीट कर रहा हूं मैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेंगे और अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेंगे, तब हम कहेंगे इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी अलग अलग होगी, परिवर्तनशील होगी। इसके रीजन क्या है, इसके कारण क्या है? कारण है 2। कितने कारण हैं? 2 कारण हैं मेन। पहला रीजन हमारे पास है, ये अस्थायी कोर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अस्थायी कोर का निर्माण करते हैं। किस तरीके से ये अस्थायी कोर का निर्माण करते हैं इसको देखें। हमने आपसे कहा कोर या कर्नेल क्या होते हैं, इसको समझेंगे। कोर या कर्नेल क्या है? जब कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट के बाह्यतम कोश को हटा दिया जाए तो जो शेष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा इसको हम कहते हैं कर्नेल या कोर। बाह्यतम कोश के अतिरिक्त जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये क्या कहलाएगा? कर्नेल या कोर कहलाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे, परिवर्तनशील संयोजकता शो करेंगे। क्यों करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट कर देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे, उसके बाद भी इनके आउटर मोस्ट शेल में, इनके बाह्यतम सेल में NH2NP6 विन्यास प्राप्त नहीं होगा। ये विन्यास प्राप्त नहीं होता। फिर क्या होता है? इसमें NH2NP6 ND 1 से 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होता है। इसको आभासी अक्रिय गैस विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी अक्रिय गैस विन्यास। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, आयरन जो है Fe, ये 2 आयंस का फॉर्मेशन करेगा, 2 प्रकार के आयन बनाएगा, Fe+2 Fe+3। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 16, 2 8 और 16। कैसे होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d6, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 8 8 और ये हो गया 2 8 14 2 2 8 14 और 2। इसको हम शॉर्ट में अक्रिय गैस के अकॉर्डिंग लिखें तो अक्रिय गैस हो गया ऑर्गन के बाद आया 4s2 3d6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26 है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया? परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 26। Fe+2 का जब ये फॉर्मेशन करेगा तो Fe+2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बाह्य सेल 4s जो है, चौथा जो सेल है, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ऑर्गन 3d6 और Fe+3 में ऑर्गन 3d5। ये d6 और ये d5 अर्धपूरित विन्यास है और अर्धपूरित विन्यास मोर स्टेबल होंगे कंपेयर टू अपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। मीन्स ये मोर स्टेबल है Fe+2 से, Fe+3 अधिक स्टेबल है। तो इसमें देखो
ये जो कोर हमें प्राप्त हुआ, इस अस्थायी कोर के कारण ये परिवर्तनशील इलेक्ट्रोवैलेंसी शो कर रहा है। ऐसे ही कॉपर जो है, कॉपर में 2 इलेक्ट्रोवैलेंसी होंगी, कॉपर प्लस 2, 2 आयन बनाएगा। कॉपर 29 नंबर पे होता है, 2, 8, 18 और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2, 8 और 18, यहां बनाएगा 2, 8 और 17। स्टेबल कौन सा है? Cu+। सेकंड रीजन क्या होता है? सेकंड रीजन होता है अक्रिय गैस विन्यास। अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है? एस कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म बाहर नहीं निकलेंगे, भाग नहीं लेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, और जो रेसिस्टेंस आ गया एस इलेक्ट्रॉन पेयर का, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे, तब हम कहेंगे इसको अक्रिय गैस विन्यास। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, Z बढ़ेगा, वैसे वैसे अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ेगा। अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ेगा, तब हम कहेंगे थैलियम जो है +1 इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करेगा। Sn है, ये +4 के बजाय +2 वैलेंसी शो करेगा। बिस्मिथ है, ये +3 वैलेंसी शो करेगा। यानी कि अक्रिय गैस विन्यास के कारण भी परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता होती है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता हमारे पास 2 कारणों से हो गई। एक कारण हमारे पास हो गया अनस्टेबल कोर, अस्थायी कोर के कारण, और सेकंड हो गया अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। गैस विन्यास नहीं, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। क्लियर? कितने कारण से हो गया? 2 कारण से। पहला कारण था अस्थायी कोर या कर्नेल। अस्थायी कोर क्या होते हैं? तो हमने कहा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा उसको हम कोर या कर्नेल कहेंगे। इसमें मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट में NH2 NP6 विन्यास प्राप्त नहीं होता। क्या प्राप्त होता है? NH2 NP6 ND 1 से 10, और ND 1 से 10 होने का मतलब है कि D कक्षक या तो अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा। अनस्टेबल है तब ये परिवर्तनशील वैद्युत संयोजकता दर्शाएगा। एग्जाम्पल हमने लिया Fe जो है Fe+2 और Fe+3 आयंस बनाएगा। इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है। स्टेबल कौन सी है? Fe+3। किसके कारण? D5 स्थायी विन्यास के कारण। दूसरा एग्जाम्पल कॉपर का दिया हमने, कॉपर प्लस और कॉपर +2 शो करेगा। कॉपर प्लस स्टेबल है पूर्ण पूरित D कक्षक के कारण। क्लियर? सेकंड प्रभाव क्या था? सेकंड रीजन क्या था? अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? एस कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेंगे। इस प्रभाव को हमने क्या कहा? अक्रिय युग्म प्रभाव। ये इफेक्ट मेनली ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 में देखने को मिलेगा आपको। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 में मिलेगा। इस कारण से परिवर्तनशील इलेक्ट्रोवैलेंसी दर्शाएंगे। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे अक्रिय युग्म प्रभाव भी बढ़ेगा। क्लियर? अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई भी हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देगा, आयनिक यौगिक का फॉर्मूला पूछेगा, या आयनिक यौगिक का फॉर्मूला पूछ के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछ लेगा, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी हमसे पूछ लेगा। क्लियर? हमसे कह दिया एक मेटल M
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक धातु M तथा अधातु X, धातु M तथा अधातु X क्रमशः ग्रुप या वर्ग लिख दें, वर्ग थर्ड और सिक्स से संबंधित है। कौन कौन से ग्रुप से संबंधित है? थर्ड से और सिक्स से संबंधित है। तो इनके संयोजन से प्राप्त आयनिक यौगिक का फॉर्मूला है, आयनिक यौगिक का सूत्र होगा। यह क्वेश्चन हमने लिया, ऑप्शन हमें दिया हुआ है mx, ऑप्शन बी में हमें दिया है m2x2, ऑप्शन सी में हमें दिया है m2x3, ऑप्शन डी में हमें दिया है, और ऑप्शन डी में हमें कहा है m3x2। क्लियर? ऑप्शन ए mx, ऑप्शन बी mx2, ऑप्शन सी m2x3, ऑप्शन डी m3x2। क्लियर? हम कहेंगे m की इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता, और x की वैद्युत संयोजकता, ये दोनों निकाल लें हम। m की वैद्युत संयोजकता कैसे निकालेंगे? m जो है ग्रुप नंबर 13 से है, तो m जो है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। वैद्युत संयोजकता जो आती है वो या तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगी या संयोजी इलेक्ट्रॉन -8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगी। वैद्युत संयोजकता के दो फॉर्मूले हैं। वैद्युत संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा फॉर्मूला है 8 माइनस वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 है, तब वैद्युत संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। 5, 6, 7 है, तब वैद्युत संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। m जो है तीसरे ग्रुप से है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, तो वैद्युत संयोजकता कितनी हो गई? 3। x जो है ग्रुप नंबर छठे से है, तो इसमें वैद्युत संयोजकता 8 माइनस 6 हो गई, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, और इसकी वैद्युत संयोजकता कितनी हो गई? 2। m क्या बनाएगा? +3 बनाएगा। x क्या बनाएगा? 2 बनाएगा, -2। हम कहेंगे फॉर्मूला हो गया m2x3। m2x3 कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कहा आयनिक यौगिक X3Y2 है। आयनिक यौगिक X3 आयनिक यौगिक X3Y2 आयनिक यौगिक X3Y2 में संयोजी इलेक्ट्रॉन X3Y2 में X व Y के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्रमशः हैं। ऑप्शन ए में हमसे कह दिया 2, 5, ऑप्शन बी में कह दिया 5, 2, ऑप्शन सी में कह दिया 2, 3, ऑप्शन डी में कह दिया 3, 2।
क्लियर। सबसे पहले x3y2 जो है, हिंट हम दे रहे हैं, क्या हिंट दिया, x3y2 में x पर चार्ज +2, y पर चार्ज -3। +2 का मतलब हो गया ये ग्रुप नंबर 2 से सही बिलोंग करेगा, ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करेगा। +1 आवेश पहले ग्रुप पर, +2 आवेश दूसरे ग्रुप पर, +3 आवेश 13वें ग्रुप पर, +4 आवेश या -4 आवेश 14वें ग्रुप पर, -3 आवेश 15वें ग्रुप पर, -2 आवेश जो है ये 16वें ग्रुप पर, -1 आवेश 17वें ग्रुप पर। हमने कहा वाई में -3 इलेक्ट्रॉन है, -3 का मतलब ये 15वें ग्रुप से हो गया। कौन से ग्रुप से हो गया? 15वें ग्रुप से। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे सेकंड ग्रुप में, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए। 15वें ग्रुप में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन सही हो गया ए, 2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, एक आयनिक यौगिक का सूत्र, आयनिक यौगिक का सूत्र MB2 है, MB2 है। आयनिक यौगिक का सूत्र क्या है? MB2। इसमें M और B के, इसमें M व B के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्रमशः हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्रमशः है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में हमने आपसे कहा 1, 2। ऑप्शन बी, बी में हमने आपसे कहा 2, 1। ऑप्शन सी, सी में हमने आपसे कहा 7, 2। ऑप्शन डी में हमने आपसे कहा 2 और 7। कौन सा फॉर्मूला दिया है? MB2। इसका मतलब हो गया M पे +2, B पे -1। ये तो हो गया सेकंड ग्रुप का, ये हो गया बेटा 7th ग्रुप या 17th ग्रुप का, 7th A ग्रुप, वैसे 17 नंबर का ग्रुप हो गया। यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया 2 और 7। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स P, Q, R, S के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हुए हैं। P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p5। Q क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4। R का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और S का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दिए हुए हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनसे जो आयनिक यौगिक प्राप्त होंगे इनका सूत्र क्या होगा ये हमें बताना है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें दे दिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमें यौगिक का फॉर्मूला बनाना है। मैं आपसे कहूँगा ये जो है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में P जो है ये बनाएगा, अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, P बनाएगा P माइनस आयन। Q के बाह्यतम कोश में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बनाएगा -2 आयन। R के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके और ये बनाएगा R+ आयन, और इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये बनाएगा +2 आयन। क्या क्या बन गया? R+S+2 P- और Q-2। क्या क्या यौगिक बनेंगे? जब R P से संयोग करेगा तो Rp बनेगा, R Q से संयोग करेगा तो R2Q बनेगा, S P से संयोग करेगा तो Sp2 बनाएगा, और S Q से संयोग करेगा तो SQ बनाएगा। कौन कौन से यौगिक बन गए? Rp, कौन सा ऑप्शन हो गया?
सी करेक्ट हो गया, Rp R2Q sp2 और sq। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करो। ए एलिमेंट दिए हुए हैं 3 ए बी सी, परमाणु क्रमांक दिया हुआ है Z+1 Z+2। यदि सी एक एल्केली मेटल्स है, क्षार धातु है, क्षार धातु है, इसका मतलब है सी जो है इसका परमाणु क्रमांक जो है वो या तो 3 होगा, 11 होगा, 19 होगा, या तो 3 होगा या 11 होगा या 19 होगा या 37 होगा, 55 हो सकता है या फिर 87 हो सकता है। क्लियर। आगे बढ़े। हमने लिया कि ये जो Z इसका परमाणु क्रमांक है 3 सपोज किया हमने। क्या सपोज किया है? 3। मैंने सपोज किया है 3, यानी Z+2 बराबर कितना हो गया? 3। तो Z बराबर क्या हो गया? 1। Z बराबर क्या हो गया? 1। यानी कि A का परमाणु क्रमांक 1, C का परमाणु क्रमांक 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, इसका 1s2 2s1, ये बनाएगा C+1, A बनाएगा -1। क्या फॉर्मूला आया? कौन सा यौगिक बनेगा? तो कौन सा यौगिक बनेगा? C+ और A- के कॉम्बिनेशन से तो Ca बनेगा। कौन सा यौगिक बन गया? Ca। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के आधार पर Na2O की जालक ऊर्जा क्या होगी? अब मैं जालक ऊर्जा निकालनी है Na2O की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालक ऊर्जा की गणना हमने 2 तरीके से की थी। यदि हमें एक्सपेरिमेंटल जालक ऊर्जा की गणना करनी है, बोर्न हैबर साइकिल से करेंगे, और यदि जालक ऊर्जा की गणना, जालक ऊर्जा का कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, तब हमने कहा था कि हमारे पास बोर्न-लैंडे इक्वेशन जो थी इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब Na2O के लिए मैं आपसे कहूंगा Na सॉलिड 2 हाफ ऑक्सीजन गैस, इनके कॉम्बिनेशन से Na2O का फॉर्मेशन हुआ आयनिक कंपाउंड का। ये जो एनर्जी है ΔHF हो गई, ΔHF फॉर्मेशन हो गई। फॉर्मेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है -500 किलो कैलोरी। इनडायरेक्ट मेथड से करो, पहले Na सॉलिड को Na गैस में बदलेंगे, फिर Na को Na+ में बदलेंगे, और फिर हमने कहा ये गैस हो गया। यहां हो गया ΔH सब्लिमेशन, लेकिन 2 मोल है, तब हम कहेंगे कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यहां आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, ये भी 2 मोल के लिए तो डबल हो जाएगी। फिर हाफ O2 को हम बदलेंगे पहले ऑक्सीजन एटम में, ऑक्सीजन एटम में कहेंगे तो हाफ मोल, 1 मोल के लिए ΔH डिसोसिएशन, हाफ मोल के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीजन माइनस में, फिर ऑक्सीजन को कन्वर्ट करें, ऑक्सीजन माइनस को कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीजन -2 में। ये हो गया Ea फर्स्ट, ये हो गया Ea सेकेंड, और Na+ ऑक्सीजन -2 के दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा Na2O, और अब जो एनर्जी होगी ये क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी। क्या रिलेशन आ गया हमारे पास? हमारे पास रिलेशन आ गया ΔHF इक्वल 2 × ΔH सब्लिमेशन 2 × IE हाफ × ΔH डिसोसिएशन Ea फर्स्ट Ea सेकेंड लैटिस एनर्जी। अब वैल्यू पुट करो साइन सहित, जो आपको चिन्ह दिए हुए हैं उनके सहित। ठीक है, पहले मैंने आपसे कहा ΔHF -500, 2 × सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन दिया हुआ है 100, 2 × 100, IE 2 × -50, 2 × -50। ठीक है, अब हम कहेंगे डिसोसिएशन एनर्जी,
आई ई की वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव में नहीं रहेगी, ये सही कर लेंगे, पॉजिटिव रहेगी, प्लस हाफ इंटू डिसोसिएशन मीन्स 50 EA -100 प्लस 100 प्लस लैटिस एनर्जी, ये हो गई -500, ये हो गई 200, ये हो गई 100, ये हो गया 25, ये माइनस कैंसिल हो गए, -100 और +100 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस लैटिस एनर्जी, ये हो गया -500, ये हो गया 325 प्लस लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी इक्वल हो गया -500 -325, यानी कि डियर स्टूडेंट्स 825 माइनस में हो गई, यानी कि यहाँ लैटिस एनर्जी आ गई -825 किलो कैलोरी। वापस देखिए एक बार, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तब हमने कहा पहले डायरेक्ट मेथड से फॉर्मेशन करेंगे, फिर इनडायरेक्ट मेथड से Na+ आयन गैसेज आयन बनाएंगे, ऑक्सीजन -2 गैसेज आयन बनाएंगे, जो जो एनर्जी आ रही है उनको हम लिख देंगे, पहले सब्लिमेशन एनर्जी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी। 1 मोल के लिए होता तो 1 मोल लेते, 2 मोल के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ऑक्सीजन गैस को ऑक्सीजन -2 आयंस में कन्वर्ट करेंगे, गैसेज आयंस में, तो ये तो हो गया डिसोसिएशन। हाफ मोल के लिए तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मोल के लिए तो 1 मोल रहने देंगे, 2 से है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर EA फर्स्ट और EA सेकेंड, और इन दोनों आयनों को मिला के बनाया लैटिस एनर्जी। बोर्न हैबर साइकिल के लिए इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जालक ऊर्जा है Al2O3। यहां पर Al2O3 की बात करें, इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं रफ कर दूं। देखो अब हमारे पास क्या क्या है, Al2O3, Al2O3, Aln, Ali3, Al2S3। क्लियर? अब हम कहेंगे, हम यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जब तुलनात्मक अध्ययन करना पड़े तो हमने बोर्न लैंडे इक्वेशन पढ़ी, U डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R+R-। ठीक है, Q1 Q2 R+R-। क्लियर? हम कहेंगे यहां पर Al+3 ऑक्सीजन -2, Al+3 नाइट्रोजन -3, Al+3 I- और Al+3 सल्फर -2। यहां पर चार्ज का गुणांक हो गया 6, 9, 3, 6। मैक्सिमम किसका है? Aln का। तो मैक्सिमम जालक ऊर्जा किसकी होगी? Aln की। सर्वाधिक जालक ऊर्जा किसकी हो गई? Aln की। ठीक है, सर्वाधिक जालक ऊर्जा किसकी हो गई? Aln की। यदि KCl की जालक ऊर्जा U है, KCl की जालक ऊर्जा, ऐसे क्वेश्चन काफी आता है, KCl K+Cl- बनाएगा, इसके लिए गुणांक हो गया 1 × 1, जिसको क्या लिया हमने? U। CaCl2 की जालक ऊर्जा क्या होगी? Ca+2 Cl-, इसका गुणांक हो गया बेटा 2, 1 × 1 1 हुआ था U, 2 × 1 2 हो गया, 2 का मतलब कितना हो गया? 2U। कितना हो जाएगा? 2U। क्लियर स्टूडेंट्स? कितनी हो गई इसकी जालक ऊर्जा? 2U। ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है, Mg3N2, इसमें Mg+2 नाइट्रोजन -3, दोनों का गुणांक हो गया 2 × 3 6, जिसको सपोज किया है U से।
किससे सपोज किया है? यू से। अब क्या कहा है? CaO की जालक ऊर्जा कैलकुलेट करनी है। Ca पे +2, ऑक्सीजन पे -2, इसका गुणांक हो गया 2 × 2 कितना हो गया? 4। जब 6 गुणांक को हमने सपोज किया है u, तो एक को हम सपोज करेंगे u/6 से, और 4 को हम कहेंगे u/6 × 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3u कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? 2/3u करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, KCl K2O का स्थायित्व Na2O से अधिक होता है, क्यों? देखो, मोर स्टेबिलिटी की बात करें, अधिक स्थायित्व की बात करें, या फिर लेस स्टेबिलिटी की बात करें, दोनों के लिए हमने आपसे क्या कहा था? लेस स्टेबिलिटी का आंसर हमें टिक करना है अकॉर्डिंग टू लैटिस एनर्जी। लेस स्टेबिलिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? लैटिस एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होगी। और मोर स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा? मोर स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होगी। क्लियर? जब भी लेस स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी लेस है तो हम कहेंगे, या हम कह दें लेस सोल्यूबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी नहीं, सोल्यूबिलिटी, ध्यान देंगे। लेस सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे, लेस सोल्यूबिलिटी के लिए हम किसको रेस्पॉन्सिबल मानेंगे? लैटिस एनर्जी को। और मोर सोल्यूबिलिटी के लिए हम किसको रेस्पॉन्सिबल मानेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी को। मोर सोल्यूबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। यह कह रहा है K2O का स्थायित्व Na2O से अधिक होता है, क्यों? अब यह कह रहा है K2O जो है इसके लिए हमसे बात कर रहा है K2O की स्थायित्व दे दिया क्या? नहीं, विलेयता, सॉरी क्वेश्चन को सही करेंगे। K2O की विलेयता Na2O से अधिक होती है, क्यों? तब हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि विलेयता अधिक है। अधिक है इसका मतलब किसकी बात करेंगे हम? हाइड्रेशन एनर्जी की। यानी कि ऑप्शन हो गया K2O की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, Na2O की हाइड्रेशन एनर्जी कम है। सॉरी, थोड़ी तबीयत डाउन है, कोई नहीं। एक दो क्वेश्चंस और देखें। हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देगा, डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विलेयता का गलत क्रम है। सोल्यूबिलिटी का इनकरेक्ट ऑर्डर अपने को बताना है। देखें, Be3N2, Be +2 आयंस है, N-3 आयंस है लार्ज साइज का, ये छोटे साइज का है। फिर Mg+2, फिर नाइट्रोजन -3, ये लार्ज साइज का है, ये भी लार्ज साइज का हो गया। देखो यहां से जैसे हम Ba पे जाएंगे, Ba बड़ी साइज का है, N-3 भी बड़ी साइज का है। यहां साइज में डिफरेंट ज्यादा है, यहां साइज में डिफरेंट कम है। जहां साइज में डिफरेंट ज्यादा है यहां पर विलेयता ज्यादा होगी, और जहां साइज में डिफरेंट कम है वहां विलेयता कम होगी। यानी कि ये क्रम सही हो गया। सेकंड है CuF, CuCl, CuBr, Cui। ये ध्यान रखना, हमने विलेयता के दो रीजन बताए थे, दो तरीके से निकालना बताया था। एक तो आयनों के आकार में जितना ज्यादा डिफरेंट होगा, आकार में अंतर जितना ज्यादा होगा, विलेयता ज्यादा होगी। दूसरा हमने फाजान्स रूल से बताया था, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तब हम कहेंगे कि यहां पर CuF तो विलेय होगा, ये अल्प विलेय होंगे या अविलेय होंगे, तो ये क्रम गलत हो गया। तो हमारा इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा हो गया? बी। इसका बताया था LiF, LiCl, LiBr, Li। लिथियम कांस्टेंट है सभी में, Li+, फिर FCl, Br, I। जैसे जैसे एनायन की साइज, ऋणायन की साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे धनायन और ऋणायन के बीच में आकार का परिवर्तन बढ़ेगा, और आकार में अंतर बढ़ गया तब हम कहेंगे विलेयता बढ़ती जाएगी। करेक्ट है ये भी। BeI2, MgI2, Ca और BaI2।
यहां पर ऋणायन कांस्टेंट है, धनायन की साइज जैसे जैसे बढ़ रही है ऋणायन के साथ बराबर होती जाएगी, इधर से इधर साइज अंतर जो है वो कम हो रहा है, तो विलेयता भी क्या हो रही है, कम। इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रेशन एनर्जी का मान लैटिस एनर्जी से ज्यादा किसमें है? तो मैंने वहां पर सेकंड जो कारक बताया था निकालने के लिए लैटिस एनर्जी या विलेयता निकालने के लिए, वहां पर हमने पढ़ा था AgF विलेय है, ये तीनों अल्प विलेय है। विलेय क्यों है? क्योंकि यहां पर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे, लैटिस एनर्जी से। तब हम कहेंगे किसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, AgF की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लैटिस एनर्जी किसकी है? निम्न में से सर्वाधिक लैटिस एनर्जी है, देखो BES, MGS, CAS, BAS। S-2 मैंने कहा था बड़े आकार का है, B, तब हम कहेंगे MGS, CAS। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे विलेयता का क्रम कम होगा, यानी कि लैटिस एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब हम बात करें विलेयता पर, तो लेकिन क्वेश्चन क्या था अपने पास, लैटिस एनर्जी का है। अब ध्यान दें, लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा की बात करेंगे तो जालक ऊर्जा के लिए हमने कहा था F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या जब हमसे तुलना करवाए तब हम उस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं, R प्लस R माइनस। तब जैसे जैसे BE धनायन और ऋणायन के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी। S कांस्टेंट है, तीन कारक बताए थे मैंने। पहला तो मैंने आपसे कहा था Q1 Q2 का गुणांक जो है ये डिफरेंट है, तब जालक ऊर्जा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के रिजल्टेंट के गुणांक के। दूसरा हमने कहा था Q1 Q2 का गुणांक जो है वो सेम है और ऋणायन की रेडियस भी सेम है, तब हमने कहा था लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू धनायन की रेडियस के, धनायन की रेडियस के। जहां धनायन की रेडियस कम होगी वहां लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब है लैटिस एनर्जी सर्वाधिक किसकी हो गई, BES। MgSO4 की विलेयता BeSO4 से कम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम विलेयता की बात कर रहा है, यानी कि लेस सोल्यूबिलिटी की बात कर रहा है, सॉरी, लेस सोल्यूबिलिटी किसके अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करनी है, लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग। वेरी गुड, किसके अकॉर्डिंग, लैटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग। लैटिस एनर्जी विलेयता कम होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, यानी लैटिस एनर्जी किसकी विलेयता ज्यादा है, MgSO4 की, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज के वीडियो में देखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।